नाम है शुभम श्रीवास्तव और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुकुलम। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपके लिए मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए 3 पार्ट्स में उसको ख़त्म किया है। आज जो बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें आज जो बात करेंगे वो इस पार्ट में जो मैं बात करूँगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बेसिक कंसेप्ट और उससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चंस आज इस पार्ट में लेंगे। अगले पार्ट में मैं एक क्रम से क्वेश्चंस लाऊंगा जिसमें सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। तो इस पार्ट में कंसेप्ट प्लस फ्यू क्वेश्चंस एंड सेकेंड पार्ट में ओनली क्वेश्चंस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द पार्ट 1 ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो स्टार्ट करिए, एक हेडिंग डालिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इसमें पॉइंट वाइज मैं आपको बताता हूं। पहला पॉइंट आप लिखेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है। इंक्रीजिंग, जैसे मैं कभी कहता हूं कि इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसी डायग्राम बनती है। फंक्शन इज इंक्रीजिंग, लेफ्ट से राइट जा रहा है तो मेरा हाथ ऊपर जा रहा है। इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ पे x लेता हूँ, मान लीजिए कि कोई फंक्शन है, मैं किसी फंक्शन से इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग का साइन है, a, b पर अगर मैं उसके इंक्रीजिंग की बात कर रहा हूँ तो मेरा सीधा सा ये मतलब है कि अगर मान लीजिए कि ये पॉइंट A है, मान लीजिए कि ये पॉइंट B है और इनके बीच में मैंने एक पॉइंट लिया x1 और दूसरा कोई पॉइंट लिया x2। आप ध्यान समझिएगा मेरी बात। x1 पर इस फंक्शन की हाइट मैंने मान ली fx1, क्योंकि ये फंक्शन का नाम है y = fx मान लीजिए। ठीक है, x1 पर इसकी हाइट fx1 और x2 पर इसकी हाइट बेटा मैंने ले ली fx2। अब बहुत ध्यान से मेरी एक बात सुनिए कि x1 और x2 में आपको दिख रहा है कि x2 बड़ा है, x2 बड़ा है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि x2 बड़ा है x1 से, तो बेटा इससे इंप्लाई हो रहा है कि fx2, आप देख लो, fx2 बड़ा है कि fx1 बड़ा है। fx2 बड़ा है तो आप लिखेंगे fx2 इज ग्रेटर देन fx1। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो आप कहते हैं कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। बहुत ध्यान से मेरी एक बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। x2 बड़ा है x1 से, दिख रहा है साफ साफ, तो x2 पर जो फंक्शन की हाइट है वो fx2 है, वो बड़ी है x1 पर फंक्शन की हाइट के, जो कि f(x1) है। ठीक, अगर मैं इसकी एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको तीसरे पॉइंट में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पॉइंट नंबर 2 आप लिखिए। ये हो गई इंक्रीजिंग की डेफिनेशन। आप इंक्रीजिंग, आप बात समझिए। डिक्रीजिंग की बात अगर आपके दिमाग में आती है तो आपके दिमाग में ये ग्राफ आता है, डिक्रीज कर रहा है फंक्शन, लेफ्ट से राइट चल रहे हैं तो हमारा हाथ नीचे आना चाहिए, तो हम कहते हैं कि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। मान लीजिए मैंने इसमें भी एक चीज़ लगाई और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया x1, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया x2। x1 पर फंक्शन की हाइट मैंने कह दिया f(x1) और x2 पर फंक्शन की हाइट कह दिया मैंने f(x2). बेटा आप लोग फिर से मेरी एक बात बताएंगे कि अगर x2 बड़ा है x1 से, तो बेटा आप बताइए कि fx2, आप बोलिए f(x2) यहाँ छोटा है कि बड़ा है। f(x2) f(x1) से छोटा है, तो आप यहाँ लगा देंगे f(x2) इज लेस देन f(x1). अगर आपको कहीं भी ये कंडीशन मिलती है, ये ओपन इंटरवल a और b की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन मिलती है x2 इज ग्रेटर देन x1 बिलोंग्स टू f(x2) लेस देन f(x1), तो आप कहते हैं कि फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। फंक्शन इंक्रीजिंग और फंक्शन डिक्रीजिंग। इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है उसको मैं थर्ड पॉइंट पे यहाँ कोट करूँगा। आप बहुत बार बार इस चीज़ को अगर अपने दिमाग में चलाइए तो इंक्रीजिंग फंक्शन में हो क्या रहा है, देखिए ध्यान से। x2 इज ग्रेटर देन x1 में अगर हमने f लगा दिया, दोनों तरफ f लगा दिया, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रही है, ग्रेटर है तो ग्रेटर ही लगी है। तो सुनिएगा ध्यान से, अगर ऐसा कोई फंक्शन है जिसको हम इधर लगा दें और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज ना हो, तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मतलब कि सर अगर कहीं पर इस तरह की इनइक्वालिटी दी हो x इज ग्रेटर देन y और आपसे ये कहा जाए कि हमारा एक फंक्शन f है जो कि इंक्रीजिंग है, एक हमारा फंक्शन f है जो कि इंक्रीजिंग है, तो अगर आप दोनों तरफ f लगा देंगे, f(x) और इधर f(y) लगा देंगे, तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही मैं बताना चाह रहा हूँ।
इसका मतलब अगर आप इंक्रीजिंग फंक्शन दोनों तरफ लगाते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर चेंज नहीं होती है। आइए यहां पर आप बार बार इसको देखेंगे तो आपके दिमाग में ये आएगा कि x2 इज ग्रेटर देन x1, x2 इज ग्रेटर देन x1, लेकिन फंक्शन डिक्रीजिंग था, तो जैसे ही मैंने इसको फंक्शन में लगाया हुआ क्या कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी ग्रेटर थी तो वो लेस हो गई, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गई। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है बच्चों कि अगर हम डिक्रीजिंग फंक्शन को किसी इनइक्वालिटी में लगाते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर x इज ग्रेटर देन y है और कोई कह दे कि हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो अगर कोई कहे कि अगर हम इस f को दोनों तरफ लगा दें, f ऑफ x और f ऑफ y, तो आप बोलेंगे कि बेटा यहाँ ग्रेटर है तो यहाँ क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। उसका रीज़न क्या देंगे? क्योंकि हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है। क्लियर है? जरूर ध्यान रखिए, इंक्रीजिंग फंक्शन को आप लगाते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, डिक्रीजिंग फंक्शन को लगाते हैं दोनों तरफ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो लिख लीजिए, इस थर्ड पॉइंट पे लिखिए इसको कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी, आप लिख लीजिए, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम if you apply any increasing function both sides, right? तो अगर आपने कोई इंक्रीजिंग फंक्शन दोनों तरफ लगाया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। दोस्तों एक बात मेरी और सुनिए, कोई बच्चा है जो इस तरह इसको देखता है कि सर f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1, अगर f इंक्रीजिंग है तो मैं f को हटा दूं, अगर राइट, मतलब मैं यहां से इस f को हटा लूं, इंक्रीजिंग फंक्शन को हटा लूं, तब भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है कि अगर f ऑफ x ग्रेटर देन f ऑफ y गिवन है और f इंक्रीजिंग गिवन है तो आप हमेशा बोलेंगे x इज ग्रेटर देन y। मतलब क्या है सर कि चाहे आप इंक्रीजिंग फंक्शन को अप्लाई करिए, चाहे आप इंक्रीजिंग फंक्शन को रिमूव करिए, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। यहां पे बढ़ा लीजिए, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम इफ यू अप्लाई डैश रिमूव, राइट, इफ यू अप्लाई और रिमूव एनी इंक्रीजिंग फंक्शन बोथ द साइड्स। एम आई क्लियर? पॉइंट नंबर 4 कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी, साइन ऑफ, जरूर लिखिए इन सब बातों को, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, right, if you apply or remove, right, any decreasing function। अगर आप दोनों तरफ डिक्रीजिंग फंक्शन को लगा रहे हैं तब भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा, हटा रहे हैं तब भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा। क्यों सब बातें बताई जा रही हैं? तो 4 पॉइंट्स आप लोगों ने नोट किए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बेसिक डेफिनेशन, और इस डेफिनेशन पर बेस्ड हमारे 2 ऑब्जर्वेशन जो एकदम बेसिक से ऑब्जर्वेशन है। अगर मैं आपके सामने इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन रखूं तो शायद ये पूरी चीज़ आपको बहुत बेहतर से समझ आएगी कि मैं ये जो हटाने और अप्लाई करने की बात कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। ध्यान सुनिएगा, एक क्वेश्चन है, आप एक क्वेश्चन नोट करिए कि मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि हमारे पास एक फंक्शन है fx, उसकी क्या प्रॉपर्टी है कि x1 इज ग्रेटर देन x2, तो इम्प्लाई होता है f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। और एक फंक्शन है g, उसकी क्या खासियत है कि x1 इज ग्रेटर देन x2, तो g ऑफ x1 लेस हो जाता है g ऑफ x2 के। उसकी ये खासियत है, फंक्शन f की खासियत ऊपर वाली, g की खासियत नीचे वाली। और एक चीज़ दिया हुआ है कि f ऑफ g ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इज ग्रेटर देन f ऑफ g ऑफ 3 अल्फ़ा माइनस 4। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए देन अल्फ़ा बिलोंग्स टू व्हाट, अल्फ़ा किस में बिलोंग करेगा। आइए मज़ा आएगा, पक्का मज़ा आएगा। देखिए ध्यान से, जो कंडीशन गिवन है x1 इज ग्रेटर देन x2 इम्प्लाइज f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। आप डेफिनेशन जाके देखिए पॉइंट नंबर 1 में, तो इससे पता चल रहा है कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। क्लियर?
क्योंकि इनइक्वालिटी फंक्शन लगाने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। देखिए x1 ग्रेटर देन x2 था, हमने g इसमें लगा दिया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो रही है, ग्रेटर की लेस हो गई, इसका मतलब जो हमारा फंक्शन g है वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, यहां अप्लाई वाला लगाना, ध्यान से देखिएगा, ये वाला लगाया मैंने साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, अब आप इस पर आइए, ये चीज मुझे गिवन है। अब बेटा आप लोग मुझे बहुत ध्यान से ये बात बताएंगे कि अगर मैं इस इनइक्वालिटी से इस f भाई साहब को हटा लूं, रिमूव कर दूं, f को हटा लूं, f को हटा लूं, तो f कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है। क्योंकि f इंक्रीजिंग है तो अगर मैं इस f को हटाऊंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। पॉइंट नंबर 3, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम इफ यू रिमूव एनी इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आप यहां से लिखेंगे दिस इंप्लाई g अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा विल बी ग्रेटर देन g 3 अल्फा माइनस 4। क्यों इनइक्वालिटी ग्रेटर लगी, क्योंकि f कैसा था, इंक्रीजिंग था। अब सुनिए, अब आप देखिए g कैसा है, g डिक्रीजिंग है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है अगर आप रिमूव करते हो किसी डिक्रीजिंग फंक्शन को। तो अगर g डिक्रीजिंग है तो आप g को जब हटाओगे तो बेटा क्या मिलेगा, आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इज लेस देन 3 अल्फा माइनस 4। मेरे हिसाब से पूरी चीज आपको क्लियर हो रही है, हटाना और लगाना दोनों में इसमें मैंने इस क्वेश्चन में ले लिया है। ठीक है, तो यहां से आपको मिला अल्फा स्क्वायर, इस 3 अल्फा को इधर लाइए, माइनस 5 अल्फा प्लस 4 इज लेस देन 0। आपको इसको फैक्टराइज करेंगे, अल्फा माइनस 1 अल्फा माइनस 4 इज लेस देन 0। मेरा आप वेवी कर्व मेथड जा करके देखिए, मैंने प्लस माइनस रूल सिखाया है आपको। तो यहाँ से जो अल्फ़ा होगी वो वैल्यू आ जाएगी 1,4। अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वो विद इन 1 और 4 के बीच में लाई करेगा। तो कितने आसानी से आपने इस क्वेश्चन को बना लिया सिर्फ इन दोनों पॉइंट से। तो जरूर याद रखिए, इंक्रीजिंग फंक्शन को हटाने या लगाने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती और डिक्रीजिंग फंक्शन को हटाने या लगाने पर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो आइए बच्चों, अभी तक जो हम लोगों ने डेफिनेशन सीखी बेटा, उसमें एक चीज़ थी कि हम लोग x1 ग्रेटर देन x2 ये सब करके देख रहे थे, लेकिन बहुत ही नॉर्मल तरीका है वो, ठीक है। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारे लिए यूज़फुल है। क्या है वो, कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नेचर हम लोग dy/dx की मदद से पढ़ने जा रहे हैं। dy/dx मतलब आप कहें तो आप कह सकते हैं f'(x), कोई फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव। तो आप लोग इस बात को लिख लीजिए, क्या लिखेंगे कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो आप लिखेंगे कि हमेशा उसका जो dy/dx है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगर कोई फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो आप उसका dy/dx जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, या हमेशा ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता है, कभी कदार ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी हो जाता है। आप पूरी बात लिख लीजिए, वेयर इक्वालिटी होल्ड्स फॉर एन इंस्टेंस, राइट, इक्वालिटी होल्ड्स फॉर एन इंस्टेंस। ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, लेकिन हो सकता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी हो जाए, जहां पर इक्वालिटी किसी इंस्टेंस के लिए हो सकती है। तो एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप समझिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। dy/dx मतलब स्लोप, ऐसे समझ लीजिए, dy/dx है तो y में जितना चेंज है अपॉन x में जितना चेंज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो इसका जस्ट उल्टा, अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो आप उसका हमेशा dy/dx लेस और इक्वल टू 0 लेंगे, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात आप करेंगे तो आप लिखेंगे कि dy/dx इज लेस देन 0 और dy/dx लेस और इक्वल टू 0 वेयर इक्वालिटी होल्ड्स फॉर एन इंस्टेंस। तो ये जरूर याद रखिए कि इक्वालिटी होल्ड्स किसी इंस्टेंस पे हो सकती है। एक चीज़ याद रखनी है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग, लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब इक्वालिटी होल्ड ही नहीं कर रही है कहीं पर, ठीक है, या हो सकता है कहीं पर होल्ड भी करें। तो एकदम इतने नाराज नहीं हो जाना है कि अगर नहीं इक्वल 0 आ गया तो आपने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों बोला, इंक्रीजिंग क्यों नहीं बोला। तो आप हमेशा ठीक है बोलिए कि ठीक है इक्वालिटी आई है, किसी इंस्टेंस पे आ सकती है, ठीक है। इस पर बेस्ड अगर मैं एक बेसिक क्वेश्चन आपके सामने रखूं तो आप लोग मुझे इसका जवाब दें कि एक क्वेश्चन लिखिए बेटा, एक आप लोग क्वेश्चन लिखिए कि द क्वेश्चन इज
द फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू, आप लोग लिखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस टेन इनवर्स 2 पाई बाई 7, right? And this function is increasing. It is given that this function is increasing. It is given that this function is increasing. Then you have to find that x belongs to what? x कहाँ पे लाई करेगा ये आपको निकालना है. क्या गिवन है कि ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है. अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो क्या मैं ये लिखूं कि इसका f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा. ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ये मैं लिख सकता हूं. आप लोग इसको डिफरेंशिएट करके बताइए f डैश x कितना होगा. x का डिफरेंशिएशन 1 e की पावर x का e की पावर x. बहुत सारे लोग इसको भी डिफरेंशिएट करने लगेंगे tan इनवर्स x के डिफरेंशिएशन से. क्यों कर रहे हो भाई, इसमें कहीं x नहीं है. ठीक है, तो f डैश x को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 किया तो f डैश x की वैल्यू है 1 माइनस ई की पावर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. यहाँ से आपने e की पावर x को उधर भेजा तो आपको मिलेगा e की पावर x लेस और इक्वल टू 1. ठीक है, अब आपने क्या किया, e की पावर x लेस और इक्वल टू e की 1 को लिखा e की पावर 0. फिर से एक कंसेप्ट और बेहतरीन कंसेप्ट आप देखिए, ये आपको मिला. अगर किसी को ये ना आ रहा हो तो आप ऐसे समझ लीजिए e की पावर x को जब आप उधर भेजेंगे तो ये मिलेगा और ये चीज़ सेम लिखी हुई है. ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से देखिए कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका ग्राफ ये होता है. दिस इज द ग्राफ ऑफ e की पावर x. और आप लोगों को ये अच्छे से पता है कि e की पावर x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है. दिख रहा है साफ साफ इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो बेटा बहुत ध्यान से सुनो, अगर e की पावर x इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यहाँ से अगर मैं इस e को हटा लूँ, इस e को हटा लूँ, रिमूव कर दूँ, तो इस इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मतलब आप लिखेंगे x इज लेस और इक्वल टू 0 और ब्रैकेट में लिखेंगे e की पावर x इज इंक्रीजिंग. इस्तेमाल हो रहा है पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा. तो x इज लेस और इक्वल टू 0 का मतलब माइनस इनफाइनाइट से 0, ये आंसर है आपका. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें सिखाई, f डैश x का भी कॉन्सेप्ट बताया और यहाँ पर रिमूवल का कॉन्सेप्ट भी बताया. अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो आप उसको हटाते हैं तो इनइक्वालिटी पर चेंज नहीं होता है. और e की पावर x कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन. एक और क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं. चलिए क्वेश्चन से पहले पॉइंट नंबर 6, क्वेश्चन से पहले पॉइंट नंबर 6 आपके सामने रख रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए. कंसेप्ट है ये, एक चीज़ है, उसको डेफिनेशन आप नोट करिए. मोनोटॉनिक फंक्शन. क्या डेफिनेशन है, मोनोटॉनिक फंक्शन. कब हम कहेंगे कि कोई फंक्शन मोनोटॉनिक है, तो इसमें आप लोग लिख लीजिए, या तो फंक्शन हमारा या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो तो हम उसको बोलते हैं कि वो फंक्शन हमारा कैसा है, मोनोटॉनिक फंक्शन है. फॉर एग्जांपल e की पावर x, सिंस e की पावर x इज इंक्रीजिंग तो हम कहेंगे e की पावर x हमारा मोनोटॉनिक फंक्शन है. मोनोटॉनिक फंक्शन है, डेफिनेशन है ये. ठीक है, तो या इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोटॉनिक फंक्शन. अगला जो पॉइंट है मेरा, पॉइंट नंबर 7, आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग हिंट डालिए. पॉइंट नंबर 7, नॉन मोनोटॉनिक. कौन सा फंक्शन, नॉन मोनोटॉनिक फंक्शन. राइट, नॉन मोनोटॉनिक फंक्शन क्या होते हैं, नॉन मोनोटॉनिक फंक्शन वो होते हैं जो ना ही इंक्रीजिंग हो ना ही डिक्रीजिंग हो. इसको बेहतरी से समझाने के लिए मैं ऐसे बताऊंगा कि मतलब जैसे कोई है इंसान, जैसे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे इसको लिखिए आप, द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, मीन्स it is increasing in some part, also decreasing in some part. मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप किसी एक इंटरवल की बात कर रहे हैं तो उस एक इंटरवल में हो सकता है उस इंटरवल में किसी एक पार्ट में फंक्शन इंक्रीजिंग हो और उसी इंटरवल में दूसरे पार्ट में वो फंक्शन डिक्रीजिंग हो, तो पूरे पार्ट में हम कहेंगे कि फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है. सुनिए ध्यान से कैसे. टेक द एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन एक्स और आप इंटरवल लीजिए 0 to पाई. आप सबको ग्राफ y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ एकदम अच्छे से आता है. 0 से पाई में फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनता है, ये होता है 0, यहाँ पे आता है पाई बाई 2,
π/2 पर वैल्यू मिलती है 1 और ये होता है आपका पाई जो कि 0। अब आप लोग बहुत ध्यान से देखिए कि sin x जो है वो 0 से π/2 में कैसा है, इंक्रीजिंग है कि नहीं है। देखिए नेचर ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, लेफ्ट राइट पे ऊपर जा रहा है, तो 0 से π/2 में कैसा है, इंक्रीजिंग, और π/2 से पाई में ये कैसा है, डिक्रीजिंग। देखो नीचे जा रहा है, π/2 से पाई में कैसा है, डिक्रीजिंग। तो 0 से पाई में, 0 से π/2 में इंक्रीजिंग, π/2 से पाई में डिक्रीजिंग, तो मिला के हम बोलेंगे कि 0 से पाई में ना ही ये इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्लियर है। अगर हम sin x को कहते 0 से π/2 में सिर्फ हम इंटरवल देते, यहाँ पाई ना लिखते, यहाँ लिखते π/2, तब आप खुले शब्दों में बोलते इंक्रीजिंग। अगर मैं लिखता π/2 से पाई, तब आप बोलते कि ये डिक्रीजिंग। लेकिन क्योंकि मैं कह रहा हूँ 0 to पाई, तो आप कहेंगे कि 0 से पाई में ना ही इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग होगा। क्यों? क्योंकि उस इंटरवल में कुछ पार्ट में ये इंक्रीजिंग है और कुछ में ये क्या है, डिक्रीजिंग है। क्लियर। तो ये हिसाब से मेरे क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग एक क्वेश्चन लिखिए। तो ये सारे कंसेप्ट मैंने बता दिए आप लोगों को, ठीक है। अब सिर्फ चीज़ें जो बची हैं वो हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस पार्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में लेकर के जाएंगे। आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, fx इज इक्वल टू, क्वेश्चन है x + 4/x²। आपको बताना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और अगर इंक्रीजिंग है तो कहाँ है, डिक्रीजिंग है तो कहाँ है, या आपको ये बताना है कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग कहाँ पर है। ठीक है, इंक्रीजिंग बता दीजिए कहाँ पर है, लेकिन मुझे सिर्फ जानना है कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग कहाँ पर है। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, किसी फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स को निकालने का पहला स्टेप ये है कि उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे। करिए डिफरेंशिएट, फाइंड f'(x). x का डिफरेंशिएशन 1, 4/x² का हो जाएगा, 1/x² का -2/x³, तो ये 8/x³। क्योंकि डिक्रीजिंग है तो आप लेस और इक्वल टू 0 लेकर के चलेंगे। आपने एलसीएम लिया इसका तो आपको मिला x³ - 8/x³ विच इज़ लेस और इक्वल टू 0। यहाँ पर आप एक पहली गलती बहुत तेज़ी से करेंगे कि x³ को उधर मल्टीप्लाई करेंगे और x³ आपका 0 हो जाएगा। पहली गलती यही होगी, x³ को उधर मल्टीप्लाई मत करिए। किसी भी वेरिएबल को इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई या डिवाइड तब तक मत करिए जब तक आपको उसका नेचर ना पता हो कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहाँ x के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो x को उधर मत भेजिए, यहीं रहने दीजिए। x³ - 8 को आप फैक्टराइज कर दीजिए, a - b a² + b² प्लस ab, तो हो जाएगा +2x/x³ इज लेस और इक्वल टू 0। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने कंसेप्ट बताया था, अगर नहीं है तो आप फिर से इसको नोट कर लीजिए कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलती है ax² + bx + c, अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और उसका लीडिंग कोफिशिएंट a पॉजिटिव है, ठीक है, तो आप हमेशा बोलिए कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव है। और अगर d नेगेटिव है, a नेगेटिव हो जाए तो आप बोलिए कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव होती है। जरूर याद रखिए इस कंसेप्ट को, ठीक है। d नेगेटिव होना चाहिए। अगर d नेगेटिव है तो जो a का नेचर होगा वही क्वाड्रेटिक का नेचर होगा। अगर a पॉजिटिव तो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव, a नेगेटिव क्वाड्रेटिक नेगेटिव। ठीक है, सब कुछ डिपेंड करता है a पर। a क्या है, x² का कोफिशिएंट। ठीक है, आइए अगर मैं आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाऊं तो इसका अगर आप d निकालो तो कितना आएगा। b की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4ac करेंगे आप तो 16 आएगा, -12 नेगेटिव आया, d की वैल्यू नेगेटिव आ गई। और आप a देख लीजिए तो 1 है, 1 पॉजिटिव है, तो d नेगेटिव a पॉजिटिव, इसका मतलब कि ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है। तो अगर ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है तो इसको 0 के अगर मैं नीचे लाऊं तो ये भस्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मैंने क्या कहा कि 0 के साथ उसी को भिड़ाओ जिसका नेचर आपको पता हो कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्योंकि हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि ये पॉजिटिव है, इससे आप डिवाइड मारेंगे तो कोई फ़र्क नहीं है, वो पूरा कट जाएगा। तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन बची वो बची x - 2/x³ लेस और इक्वल टू 0।
फिर से मैं कहूँगा वेवी कर्व मेथड वाला ग्राफ जा करके देखिए, मैंने आपको सिखाया है कि कैसे नंबर लाइन पर रखते हैं। यहाँ से x की वैल्यू 2, यहाँ से x की वैल्यू 0 रख दिया। अब आप देखिए +2 का साइन 1 तो वैल्यू यहाँ पे माइनस, फिर 0, फिर यहाँ प्लस। अब आप मुझे बताएंगे, 0 को नहीं लेंगे क्योंकि 0 पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है। आप बताइए कि नेगेटिव कहाँ पर है फंक्शन, क्योंकि मुझे डिक्रीजिंग चाहिए, तो नेगेटिव ये कहाँ से है, 0 से 2 पर है। तो मैं अपना आंसर दूंगा 0 से 2। हमारा फंक्शन जो डिक्रीजिंग होगा वो कहाँ पे होगा, 0 से 2 में। अगर इंक्रीजिंग पूछता तो मैं कहता 2 से इनफाइनाइट और -इनफाइनाइट से 0। क्लियर है ये सबको? तो आंसर आया कि हमारा ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा किस इंटरवल में, 0 से 2 में। 0 को लेंगे सही शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर आपने x की जगह 0 रख दिया तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो 0 पे आप ओपन इंटरवल लगाइए, क्लोज मत लगाइए। क्लियर? तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन जिसमें फिर से आपको कई सारे कंसेप्ट सीखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन जरूर लगाया करिए जिसमें आपको क्वेश्चन के भीतर ही कुछ कंसेप्ट मिल जाएं। पहला कंसेप्ट जो यहीं पर मिल गया कि बेटा x³ को उधर मल्टीप्लाई मत करो। अगर कर दिए होते तो ये 0 आपका गायब हो जाता। इसकी वजह से जो आप 0 लिखते वो ना लिखते और आपका आंसर गलत होता। क्लियर? तो तब तक आप 0 से मत भिड़िए जब तक आपको जिससे आप भिड़ा रहे हैं उसका नेचर ना पता हो कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्लियर है? आइए एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, उससे फिर आपका एक कंसेप्ट बेहतरीन सा क्लियर होगा और आप ये सब चीज़ें नोट डाल करके लिखते रहिए जो कि आपको क्वेश्चन करने पर ही पता चलती हैं। ठीक है? आपका क्वेश्चन है fx = ln x - 2, लॉग है ये, ln x - 2, 2 ln x - 2 एंड देन -x² + 4x + 1। आपको ये बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है किस इंटरवल में। आपको इंटरवल्स बताने हैं जिस पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। बहुत चीज़ें सीखेंगे आप इसमें, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, एक एक करके नोट करिएगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताने के लिए आपको उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ज़रा इसको डिफरेंशिएट मारिए, फाइंड f'(x). log x का डिफरेंशिएशन 1/x, इस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे से पता होगा। x² का 2x, 4x का 4। ठीक है? आपको लेना है एलसीएम। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा x - 2, ये हो जाएगा 2 माइनस इस 2x + 4 को मल्टीप्लाई करना है आपको x - 2 में, मैंने ऐसे लिख दिया। और इस ऐसे देखिए, सुनिए, आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -2x इंटू माइनस, तो ये जाएगा -2x² प्लस का आपका हो जाएगा 4x और आपका हो जाएगा प्लस का 4x। ठीक है? और माइनस का 8। तो आपने इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया तो आपको मिला माइनस का 2x² प्लस का 8x और माइनस का 6। माइनस का 2x² प्लस का 8x माइनस का 6। तो आपने इसमें से अपॉन x - 2, इसमें आपने -2 कॉमन लिया ऊपर, तो आपको मिला x² - 4x + 3 अपॉन x - 2। ऊपर भाई साहब आराम से फैक्टराइज हो जाएंगे, ये हो जाएगा x - 1 x - 3। एम आई क्लियर? x - 1 x - 3 अपॉन x - 2। फिर से एक कंसेप्ट मिलेगा, फिर से एक कंसेप्ट मिलेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन कंसेप्ट क्या है? अब आप इसको नंबर लाइन पर रखेंगे, जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको नंबर लाइन पर रखेंगे। x - 2 से पॉइंट आएगा 2, x - 1 से आएगा 1, x - 3 से आएगा 3। यहाँ पे जैसे ही प्लस लगाओगे पहली गलती तुरंत कर दोगे। बहुत ध्यान से देखना कि इस फंक्शन में माइनस बाहर लगा हुआ है, तो जब जब ये माइनस बाहर लगा हो स्टार्टिंग आप माइनस से करोगे, माइनस बाहर लगा हो स्टार्टिंग माइनस से करोगे। तो स्टार्टिंग माइनस से, 3 का +1 तो ये प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। पूछा गया है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो अगर मैं पहले बात करूं इंक्रीजिंग की तो आप लोग खुले शब्दों में बोलोगे कि इधर से प्लस है तो आप बोलोगे कि सर -∞ से 1 यूनियन 2 से 3, आप यही बोलोगे, -∞ से 1 और 2 से 3 पर यह फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। वहीं गलत हो जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात थी कि माइनस से स्टार्ट करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात है, आपने कहा कि इस पर फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो सेकंड इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, ऑलवेज लिख लीजिए,
गिव आंसर अकॉर्डिंग टू डोमेन। डोमेन के अनुसार आंसर दें, मतलब लॉग के साथ x-2 है, लॉग के साथ x-2 है। आपको पता है लॉग की खासियत क्या होती है। लॉग भाई साहब बहुत पॉजिटिव होते हैं। अगर लॉग x लिखा है तो लॉग x तभी डिफाइन होता है जब x पॉजिटिव हो। तो अगर ln x-2 लिखा है, अगर कहीं पर ln x-2 लिखा है तो इसका सीधा सा मतलब है x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है। इस बात को ज़रूर याद रखिए, x की वैल्यू किससे ज़्यादा है? 2 से ज़्यादा है। और अगर x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो आप मुझे बताइए कि क्या माइनस इन्फिनिटी से 1 का आंसर आप देंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x जो है माइनस इन्फिनिटी से 1 है और x की वैल्यू किससे ज़्यादा होनी चाहिए? 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, तो आप इंक्रीजिंग के आंसर में माइनस इन्फिनिटी से 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा 2,3 पर। बेहतरीन चीज़ आपको मिली सीखने को कि हमेशा आपको ऐसे आंसर देने हैं अकॉर्डिंग टू डोमेन, डोमेन से वो ना फिसल जाएं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं इसी फंक्शन में डिक्रीजिंग बता दो तो आप कहोगे यहाँ पर माइनस है और यहाँ माइनस है, तो अपना आंसर दोगे आप 1,2 यूनियन 3, इनफाइनाइट पे 1,2 को आप मना करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 2 से ज़्यादा होनी चाहिए और 1 से 2 में x जो है वो 1 और 2 के बीच में है। तो डिक्रीजिंग के आंसर में भी डिक्रीजिंग का आंसर आप देंगे कि ये फंक्शन 3, इनफाइनाइट पर कैसा है? ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही, जिसमें मैंने आपको 5 से 6 पॉइंट्स में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बेसिक डेफिनेशन सिखाई, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिखाए जो कि क्वेश्चंस के थ्रू मैंने आपको बताया कि कोई क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है, एंड सो ऑन। और फिर मैंने आपको सिखाया कि अपना आंसर हमेशा डोमेन के अकॉर्डिंग दीजिए। एक और चीज़ सिखाई कि प्लस माइनस मेथड लगाने से पहले मेक श्योर कर लीजिए कि स्टार्टिंग कहाँ से हो। अगर माइनस से है तो स्टार्टिंग माइनस से करिए, प्लस है तो स्टार्टिंग प्लस से करिए। इवन ऑर्डर में साइन चेंज मत करिए, ऑड ऑर्डर में साइन चेंज करिए। उसके लिए मैं कहूँगा वेवी कर्व मेथड मेरा फर्स्ट लेक्चर जेई मेंस का ज़रूर देखिए। तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे वो जेई मेंस लेवल तक के थे। अगले पार्ट में कुछ और क्वेश्चंस, कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए लाऊंगा, तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।